आतिश जी, आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका इन माई ट्रिप हम्म। इंडिया का फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट तो मैं ये जानना चाहूंगी कि टी कॉमर्स क्या है। T-commerce means travel commerce. फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। Yeah. जो 2 स्टार्टअप फेल हुए उसका क्या एक्सपीरियंस आपको इन माई ट्रिप में काम किया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स। सो यूज़र फीडबैक, कस्टमर फीडबैक और एम्प्लॉय फीडबैक, सारे फीडबैक को लेना पड़ता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है फंड रेजिंग में, Okay. क्योंकि हम सब इतना रिच नहीं है। मिडिल हम्म। क्लास पर्सन अगर देखना चाहता है कि हम एक बिजनेस खड़ा करेंगे तो फंड रेजिंग कैसे करें? स्टार्टअप से जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं तो उनको गवर्नमेंट कुछ पोर्टल देकर कुछ कंपटीशन वगैरह कराती रहती है। वेंडर्स इन माई ट्रिप में ही क्यों रजिस्टर करेंगे? सो द थिंग इज लाइक अभी करंट में अभी तक कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है तो कस्टमर्स कांट डायरेक्टली बुक द सर्विस। इन माई ट्रिप कितना बजट फ्रेंडली है? जो हम लोग कमीशन से लेते हैं वो कमीशन बहुत कम। स्टार्टअप जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? व्हाट आर द सर्विसेज, आप जो सर्विस दे रहे हो एक्चुअल जो आपके कस्टमर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा? पहलगाम अच्छा। दैट टाइम लाइन पे 3 और 4 वेंडर्स थे जो कि उनका खुद का होटल था और वो कुछ टूर पैकेज वगैरह ऑर्गेनाइज कराते थे। उसके नेक्स्ट टाइम पे जो मिनिमम 30 इन माई ट्रिप के कस्टमर्स ने बुकिंग कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डाली। अच्छा। नमस्कार आदर्श जी, डेस्टिन ओडिशा में आपका स्वागत है। जी नमस्कार भाग्यश्री मैम, आई एम वेरी ऑनरेबल टू बी इन दिस पॉडकास्ट एज वेल। थैंक यू। आदर्श जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि इट्स माई क्यूरियोसिटी कि आप बोले कि आप बिहार में आपका जन्म बिहार में हुआ है, मगर आपका पूरा एजुकेशन कोलकाता में हुआ है, मगर आप बिजनेस उड़ीसा में ही क्यों सेटअप करने के लिए सोचे? या द थिंग इज लाइक मैंने बिहार पे भी बिजनेस किया। अच्छा। ठीक है, ओके, माय पास्ट स्टार्टअप वाज फ्रॉम बिहार ओनली, Okay. बट इट गॉट disrupted due to AI. अच्छा, AI इंटरफेस। Yeah. So it was like content writing stuff. So content writing stuff जब AI आ गया then it was completely disrupted my customers, my everything. So we moved to and in the meantime I was planning to launch a new business related to travel and tourism. Okay. So and being Puri is one of the चार धामों में से एक धाम है, तो that's why I shifted to Bhubaneswar to start the business there. ओके। अगर आपको ये बिजनेस कहीं और पे सेट हाँ। करना होता हाँ। और उड़ीसा पे सेट किए तो क्या डिफरेंशिएट है? लाइक उड़ीसा में क्या हाँ। बेनिफिट्स है जो अलग जगह में नहीं होगा? Okay, there are multiple benefits. Okay, so Odisha is a kind of emerging city. Yeah. Okay, so definitely it is an emerging city. So emerging as well as the crowds are less. Okay, so we don't get lot of traffic jam. There are lot of everything runs smoothly here. Okay, before starting my business, I spent 1 month in Bhubaneswar as well. Okay, before starting, I just observe everything. Okay, it was not so chaotic like Bangalore or Mumbai and the traffic like Delhi. So that's why I planned to start it in Bhubaneswar and I started it. Yeah. ओके। आतिश जी, आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका इन माई ट्रिप इंडिया का फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। Okay. फर्स्ट तो मैं ये जानना चाहूंगी कि टी कॉमर्स क्या है? Okay, the T-commerce. T-commerce means travel commerce. Okay, so the thing is like where everyone can find and compare. Okay, multiple tour packages. Okay, related to maybe posted by different travel agents, different companies. Okay, so that it is a single website where people can get details about multiple packages. Okay, related to the same destinations. Okay, so from different vendors we call it like travel agents or tour operators and tour guides who customize their own trips. Okay, so this thing work like that. So that's why, and there is no any current. Okay, so there is no any current any website, any company that provides the service like where vendor can register themselves and they can sell their entire packages and the user can compare multiple packages from different vendors before purchasing them and get the reviews transparently. Okay, so and this field is entirely dominated by 3 and 4 major OTAs. Okay.
Okay. इंडिया में और एक ब्रांड है मेक माई ट्रिप. Yeah. इट साउंड सिमिलर, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इन माई ट्रिप मेक माई ट्रिप से पहले है या ये दोनों अलग है, लाइक सिमिलर सर्विसेज देते हैं या कुछ अलग है? Okay, the name seems similar to according to some person, but Okay. I don't think so. Actually, the concept of make the other OTAs and inmytrip.com is entirely different. Okay, the inmytrip is not selling their own packages. Okay, it is not selling their promoting their own packages, own services. Instead, we are using we are small vendors, small tour operators, small tour packages, tour operators, small tour packages providers. So they can use our portal. Okay, to register themselves, and they can earn well. We just charge some very small little amount of from booking, and then we do it like that. ओके. Yeah. जैसे कि हम बात की सिमिलर साउंड ब्रांड्स और सिमिलैरिटी इन ब्रांड नेम्स, ये ब्रांड वैल्यू को कैसे अफेक्ट करता है? Okay, so in my trip, whatever the thing is like in my trip keyword, in my trip, it makes like everything that we required for my trip. Okay, I can visit inmytrip.com. Okay, that why it comes like in my trip. Okay, so whatever required for my trip and my family trip, so I can get it from inmytrip.com. That's why we use it the keyword inmytrip.com. Okay, so and we have registered it just few years ago. ओके. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ब्रांड, अगर दो ब्रांड में सिमिलर नेम है, लाइक इन माय ट्रिप इट्स लाइक मेक माय ट्रिप, ये जो ब्रांड there are multiple names like just is my trip, yeah, and many other names are there already, but the market is captured by 2 or 3 major giants, OTAs. Okay, and but they do not but their kind of service providing is entirely different from us. मैं बोल रही हूँ कि अगर सिमिलर नेम हो जाए तो ब्रांड वैल्यू को कुछ अफेक्ट करता है? No, I don't think so. It totally depends upon the services you are providing. Okay. अगर मेक माई ट्रिप और इन माई ट्रिप, इज माई ट्रिप देखे तो एक ही टाइप का सर्विसेज है, एक ही टाइप का, लाइक ट्रैवल के लिए both of them, all of them from same sector. Okay. मैं बोल रही हूँ कि मेक माई ट्रिप ना एक बड़ा ब्रांड है इंडिया में, सबको पता है मेक माई ट्रिप, अब वो एडवर्टाइज के बारे में कि पता है. अगर आपको इन माई ट्रिप कहाँ से इंट्रोड्यूस करना हो, अरे ये मेक माई ट्रिप के तरह है क्या? No. क्या आपका ब्रांड वैल्यू कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वहाँ पर? No. The perspective is entirely different. Okay. So in my trip, I don't know other OTAs how they work, how they use their name. Okay. The our company's name of like using it like for the purpose. Okay. What is the purpose? In my trip, everything that we required for my trip. So if I want to visit some place like say Sri Lanka. Okay, so I will visit inmytrip.com and I will search Sri Lanka, and I may get the quotation from multiple vendors, multiple tour packages, some tour packages, multiple tour packages from different operators as well. Okay, so some operators may be situated directly from Sri Lanka, some operators may be situated directly from your city where the people are searching, so they can visit their offices. Okay, and they can book directly from website as well. So we are working on it, and it will it just partially we have launched it. जैसे कि हम आदर्श जी बात करते हैं कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, मगर आपका स्टार्टअप एक ट्रैवल टेक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे जानना है. या बिल्कुल. सो एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन सिंपल BSc से था, सिंपल BSc. उसके बाद मैंने कुछ टेक्निकल नाइदर आई डन एनी टेक्निकल डिग्री और नहीं मैंने मास्टर्स वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं. तो बट आई गॉट रिक्रूटेड इन द फर्म फॉर कंटेंट राइटिंग. ओके, तो कंटेंट राइटिंग फर्म में मैंने जब जॉब किया फॉर ऑलमोस्ट 3 years, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन फर्म. ओके, सो इन आई वर्कड इन कोलकाता, बट आई स्टार्टेड माई ओन फर्म इन भागलपुर. Okay, after working there for almost in my startup 3 to 4 years, I think 3.5 years. So in the meantime, I was also handling some contents related to technical stuffs. Okay, so that's why I got curiosity to learn about the stuffs, and I started learning all those stuffs. And in the meantime, I also visited Hyderabad. Okay, for 6 months to learn about the full stack courses and how the development and the deployment works in the technical stuff. So some coding and just I work like that. And then after visiting Hyderabad, I also visited Bangalore. Okay, to know about the culture.
of tech environment. Okay, Okay. so how the technical work, because the study what we studied in the course in the books, okay, or in the computers and what is going to happen in the real time environment, it is entirely different. So yeah, we have to work it like that. So I spent a time there and a lot of time there developing all those stuffs and learning. So बार बार सीखना करना करने के बाद ही मैंने वो धीरे धीरे मैं सीख गया. ओके, जैसे कि आप बात की कि टेक के बारे में आप बहुत कुछ लर्न किए, वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो ट्रैवल के लिए आप सोचे कि मैं एक ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म खड़ा करूँगा या स्टार्ट करूँगा, मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया के माइंडसेट क्या है ट्रैवल के बारे में. Okay, so there are 2 and 3 types of customers. Okay, so the customers, multiple type of customers are there, but one first type of customers, they got lot of time. Okay, they have enough time to they make the research, they make everything, they make and they think about the what is my pocket friendly. Okay, and the second type of customers, second time of thing is like second time of customers like they got they don't have time to research. Okay, they just want pre-made tour packages. Okay, and they just go to the place, just book it in advance and just use it. Okay, so the thing is like कि अगर मैं एक जगह से मैं बुक करूंगा, ठीक है, बट मुझे सारा कुछ स्मूथली चाहिए. मैंने पेमेंट कर दिया किसी वेबसाइट को, किसी ट्रैवल कंपनी को, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को, मुझे सारा कुछ स्मूथली चाहिए. ठीक है, ऐसे कस्टमर्स भी हमारे पास हैं और हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं कि नहीं मैं पहले देखूंगा इस पे क्या करना है, इस पे क्या करना है, फुली कस्टमाइज करना है. ठीक है, और उनके पास टाइम है, वो एवरीथिंग दे वांट टू डू अकॉर्डिंग टू लाइक दैट. ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कस्टमर्स. और भी थर्ड टाइप के भी कस्टमर्स हैं जो कि लाइक आजकल वो ट्रेंड आ गया है, वो सोलो ट्रैवलिंग बोल सकते हैं, या फिर जो ग्रुप में जाने का. ठीक है, सोलो ट्रैवलर्स वगैरह ग्रुप में जाते हैं, वो लाइक वीकेंड स्टफ. सो आजकल ये थर्ड कैटेगरी भी आ गया है. इन माय ट्रिप पैन इंडिया में ही है. या currently we are working to acquire the customers from all over India. और हमारा अभी सर्विसेज लाइक पूरी जगन्नाथ धाम पे है, हमारा खुद का वेंडर्स है, सारा कुछ है. और हमारा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पे है, और कश्मीर पे है, भूटान पे है, दार्जिलिंग सिक्किम पे है, नॉर्थ ईस्ट पे भी हमने कैप्चर कर रखा है, और केरल पे भी हमारे वेंडर्स वगैरह हैं. सो ये सारे नेशनली टूर पैकेजेस हम लोग मैनेज कर रहे हैं. ओके, रामेश्वरम है, मदुरई है, मतलब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इंटायर इंडिया पे हमारा डेस्टिनेशंस ऑलरेडी है. ओके, वी आर वर्किंग ऑन. ओके, चल रहा है. और इंटरनेशनली अभी हम लोग दुबई टूर पैकेजेस पे काम कर रहे हैं. दुबई टूर पैकेज भी हमारे पास हैं, और श्रीलंका है, और भूटान के पैकेजेस हैं. तो ये सारे पैकेजेस हम लोग जो वेरीफाइड वेंडर्स होते हैं उनसे सारा कुछ प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद ही हम लोग उनको अपने वेबसाइट पे इनरोल कराते हैं. Okay, Aditya, you built 2 startups that didn't last. Yeah, I'm just curious what happened to them. Actually, my last startup was like Adiosis Technologies. Okay, so it was situated in my hometown in Bihar, and we got employees like 30 to 40 employees was there. Okay, everything was going fine until the AI came. Okay, तो AI आ गया, मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जो दिन भर हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो न्यूज़ कंटेंट्स हैं, जो बिजनेस प्लान्स हैं, जो कुछ भी कंटेंट्स हैं. आप बता रहे थे कि आप पहले कंटेंट राइटिंग में जॉब किए थे. जॉब करा था, उसके बाद स्टार्टअप भी किए. जी. ओके, उससे रिलेटेड ही मैंने स्टार्टअप ओपन किया. ओके, तो एडियोसिस टेक्नोलॉजीज पे हमने काम किया. उधर टेक के भी कस्टमर्स थे, टेक्निकल कस्टमर्स भी थे. बट जैसे ही वो हमारा AI रिवॉल्यूशन हुआ, तो द कंटेंट स्टफ इज लाइक राइटिंग द कंटेंट फॉर ब्लॉगिंग एंड ऑल दिस स्टफ्स, इट बिकम वेरी बहुत ही वो इजी से होने लगा. ओके, तो इजी से होने के कारण जो लोग हमारे एम्प्लॉयज़, जो भी हमारे टीम मेंबर्स, वो काम करते थे सुबह, मतलब 8 आवर्स के काम में वो 30 मिनट्स पे होने लगा. ओके, सो 30 मिनट्स पे होने लगा, तो कस्टमर्स वो खुद से करने लगे, या फिर कस्टमर्स ने देखा कि वो ये क्या दे कैन हैंडल इट,
okay, then they reduce the entire project price. Okay, Okay. तो इंटायर प्रोजेक्ट प्राइस रिड्यूस करने के कारण क्या हुआ, हमारा कंपनी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कम हो गई. ओके, तो धीरे धीरे until and unless we have to close it there, and तब तक in the meantime मैं InMyTrip पे भी काम कर रहा था. अच्छा. Okay, that's why I had multiple options there that time. So I moved entirely to the InMyTrip.com. So ओके. आप 2 स्टार्टअप किए जिसमें हम्म. आप फेल हुए. हम्म, एक प्रोवर्ब है हमारा हम्म, कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस. yeah. जो 2 स्टार्टअप फेल हुए उसका क्या एक्सपीरियंस आपको इन माई ट्रिप में काम किया कि ये ना करने से और ये करने से मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा. Yeah. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स. ओके, सो यूज़र फीडबैक, कस्टमर फीडबैक और एम्प्लॉय फीडबैक, सारे फीडबैक को लेना पड़ता है. ओके, और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, किधर पे सही है किधर से गलत है. Okay, so user feedback was like it is like user feedback means customer feedback. Customer feedback is like it is a very good thing. Be it negative, be it positive, it is later thing. Okay, so but वो positive है negative वो बात की बात है. Okay, so customers का feedback ही बहुत ज़्यादा important है. उसको आप कैसे improve कर सकते हैं constantly, and customer का experiences, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंसेस, UI UX, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा कर सकते हैं कितनी जल्दी. ओके, तो ये चीज जितनी जल्दी कर पाएंगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा सारे चीज़ों में. अच्छा, इन माई ट्रिप में आप क्या चैलेंजेस देखे? ओके, तो चैलेंजेस इन माई ट्रिप में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, जैसे एंट्री बैरियर्स भी हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और फिर और प्राइसिंग कंपटीशन, हाई प्राइसिंग कंपटीशन है यहाँ पे. ओके, सो ये चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है. ओके, चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और हमारे इस फील्ड ट्रैवल टेक में स्ट्रेंथ्स भी है. ओके, सो इट वर्क लाइक दैट. तो चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है. अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि जो वेंडर्स, जो छोटे स्मॉलर मीडियम साइज के वेंडर्स हैं, टूर और पैकेज ऑपरेटर्स हैं, जो ग्रुप पैकेजेस कराते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि इधर वो आकर अपना सर्विसेज को पोस्ट कर सके और यूजर उधर से डायरेक्टली बुक कर सके. जो अभी जो स्टार्टअप कल्चर है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया अभी स्टार्टअप फ्रेंडली है या सच में नहीं है? जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था अभी. हाँ, वो तो आई डोंट थिंक सो. मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से, एक्चुअली आई डिड नॉट वर्कड ऑन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. ओके, तो गवर्नमेंट वाज लाइक वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ स्टफ, तो वो स्मूथ हुआ है. ओके, कंपनी ओपन करना, कंपनी को ऑडिट कराना, वो थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, पहले से सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है, तो इट वाज लाइक ए स्मूथ, ठीक, स्मूथ. स्टार्टअप ओपन होने के बाद वो गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंपटीशंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में ये होते हैं, बट मैंने कभी आज तक, हमारी टीम कभी गई नहीं. ओके, जो टीम के बारे में बात की, मैं जानना चाहूंगी कि कोई भी बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, जो भी हो, टीम तो चाहिए. टीम के बिना कोई बिजनेस आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है. सक्सेसफुल क्या, स्टार्ट ही नहीं हुआ है. तो मैं आपके टीम के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी. एक्चुअली हमारे टीम मेंबर्स अलग अलग जगह से हैं. ओके, सो वन इज फ्रॉम आवर CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इज फ्रॉम ओडिशा. Chandan Behra is from Odisha only. Okay, and my other team member, CTO, the guy who handles all the technical stuffs, so he is from Chhattisgarh. Yeah. And actually the story is very long. So as a CTO, he is just a fresher. Okay, he's just a fresher, but still we hired him as a CTO. Okay, so we hired him. Why? The reason is like before hiring him as a CTO, he worked for 2 years with us in developing the portal, and there are we observe that the learning capabilities is matters. Yeah, it matters a lot, and the guy has those learning capabilities, the enhancement in regular enhancements kind of stuff. So that's why we have some of the core teams. आदर्श जी, जैसे आप बोले कि आप इंडिया का फर्स्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो एस्पिरेंट्स है कि हमें भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खड़ा करना है, उनके लिए क्या स्टेप्स रहेगा?
द थिंग इज स्टेप्स तो है, स्टेप्स पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है, बट वी हैव टू वर्क लाइक दैट, वी हैव टू नो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो हमें जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में गोल सेट करना चाहते हैं, आइदर वो एक स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आइदर एक मल्टी करोड़ कंपनीज खड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें गोल सेट करना पड़ेगा, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ेंगे, एक एम रखना पड़ेगा, उस एम के अंदर से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव्स तोड़ना पड़ेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो एम एक ही रहेगा बट ऑब्जेक्टिव्स छोटा छोटा करेंगे, उसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखेंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर कंसिस्टेंटली उन पे काम करना पड़ेगा। सो इस चीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा विदाउट डेविएशन। ओके, अगर अपने ट्रैक से हम डेविएट करेंगे, इन दैट केस इट विल नॉट वर्क। ओके, अभी आप पहले आपका माइंडसेट फुल होना चाहिए कि मेरे को यही करना है। ओके, अगर हमारा माइंडसेट रहेगा कि नहीं अभी मैं ये कर लेता हूँ, कुछ दिन के बाद फिर मैं वो कर लूंगा, फिर मैं देख रहा हूँ कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो उधर मूव आउट कर गया, तो नहीं, आपको एक ऐसा माइलस्टोन सेट करना होगा और आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट से देखना पड़ेगा। रियल टाइम इन्वायरमेंट से आप देखेंगे कि एक्चुअली में आज से 3 साल बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, जिस फील्ड में भी इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अभी मेरे पास 3 इयर्स के बाद ये सारी चीजें आ सकती है, तो इनके लिए मुझे अभी से क्या क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस उस पर कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा, देन इट कैन बी अचीव्ड। ओके, अगर हम इंडिया के देखें तो इंडिया के यंगस्टर्स को देखें तो ज्यादातर प्रॉब्लम होता है फंड रेजिंग में, क्योंकि हम सब इतना रिच नहीं है, कोई कोई बंदा रिच है, उनका फैमिली बिजनेस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सब इतना रिच नहीं है। मिडिल क्लास पर्सन अगर देखना चाहता है कि हम एक बिजनेस खड़ा करेंगे और फंड रेजिंग में एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो फंड रेजिंग कैसे करें? फंड रेजिंग के लिए मल्टीपल गवर्नमेंट आजकल फैसिलिटी दे रही है। इन्वेस्ट इंडिया डॉट स्टार्टअप इंडिया, जो भी स्टार्टअप से जो भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ये हैं कंपनीज हैं, तो उनको गवर्नमेंट कुछ पोर्टल देकर कुछ कंपटीशन वगैरह कराती रहती है। पहले तो स्टेप्स ये हैं। दूसरा स्टेप्स है वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं वो लोग फंड लगाते हैं। और एक और टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, वो टर्म्स होता है एंजल इन्वेस्टर। ओके, एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, बी इट फैमिली रिलेटिव और दूसरे कंपनी के फाउंडर्स या कोई भी। तो जो कंपनी को स्टार्ट करने में एंजल इन्वेस्टर्स आपको फंड देते हैं, वो फंड कोई भी तभी आपको फंड देगा until unless your vision is very clear. Okay, and the vision's clarity must match with the investor's goal या इन्वेस्टर्स माइंडसेट। ओके, सो इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, और आप जो सोच रहे हैं, जो फंड रेजर है वो सोच रहे हैं हाँ ये चीज़ मेरे को करनी है। अगर ये दोनों चीज़ मैच होगा तो फिर वो देंगे। ओके, तो फंड देंगे। तो ये सारे फंडिंग करने के तरीके हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ तरीका होता है कि आप कॉस्ट कटिंग करें। स्टार्टिंग में आपको काम खुद से करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वन मैन आर्मी में खुद ही सब कर रहे हो। ओके, तो स्टार्टिंग में काम खुद से करना पड़ेगा। अगर मैं खुद कुछ काम नहीं कर सकता तो मैंने टीम हायर कर रखा है कि एटलीस्ट जानना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि इंटायर काम मैं कर लूं, बट यू हैव टू नो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर आप फाउंडर हैं, आपको कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन थोड़ा बहुत पते होने चाहिए कि गवर्नमेंट्स के लिए कौन कौन सा रूल्स रेगुलेशन है, कंपनीज के एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए लीगल और इथिकल क्या क्या चीज़ को फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद आप कस्टमर के साथ आपका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, उसको डिफाइन करना है। क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन वो लीगली आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से वो मैच हो रहे हैं, वो सारा कुछ उसके अंडर आ रहा है, कुछ रूल्स तो ब्रेक नहीं, ये सारे कुछ के ऊपर देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एज ए फाउंडर सिर्फ सोचना इज अ गुड थिंग, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको मास्टर तो नहीं, मगर आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना पड़ेगा। लाइक सबके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। या डेफिनेटली। अभी इंडिया में कौन सा बिजनेस बहुत इमर्जिंग है, लाइक बहुत चल रहा है, अभी प्रॉफिटेबल है? मेरा कोई इस पे ओपिनियन नहीं है, प्रॉफिटेबल का बिजनेस और लॉस मेकिंग बिजनेस। बिजनेस शुड बी ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो बिजनेस लोगों को
कुछ काम को आसान कर करके दे। ओके, ये मैं सोचता हूँ। ओके, प्रॉफिटेबल किसी में कम प्रॉफिट भी हो सकते हैं, किसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकते हैं, बट अगर जो आपका यूजर्स है, जो आपके कस्टमर्स हैं, अगर उनके लिए वो स्मूथ रहेगा, जो भी वो आप सर्विस दे रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेनिफिशियल है, वो प्रोडक्ट जो यूनिक है, उसका यूएसपी बहुत अच्छा है, तो फिर कस्टमर्स उसको प्रीफर करेंगे। उस चीज़ से बढ़िया प्रॉफिट और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात की। बेसिकली लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, जो लोग खुद नहीं कर सकते, आप करते हैं इनके। लोग भी कर सकते हैं, बट कुछ फैक्टर्स होते हैं। टाइम आपको टाइम को कम करना है, आइदर टाइम आप कम कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग जो रिसोर्स लोग लगा रहे हैं, जो भी कस्टमर्स आपके लगा रहे हैं, उस रिसोर्सेज को आप कम रिसोर्सेज में आप दे सकते हैं, आप कम प्राइस में कुछ अच्छा दे रहे हैं। ओके, या फिर कस्टमर्स को जो पहले कुछ काम करने में जो ज़्यादा टाइम लगता था, अभी वो कम टाइम लग रहा है। तो ये दो चीज़ के ऊपर अगर काम करेंगे किसी भी, या फिर आइदर इन दोनों चीज़ को मिलाकर काम करें, या फिर दोनों चीज़ सेपरेटली लेकर अलग अलग किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर काम करें, तो अगर मार्केट से अच्छा करेंगे तो फिर खुद ब खुद वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। प्रॉफिटेबल तो होना ही है। ओके, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट सूटेबल है, देन यू विल बिकम प्रॉफिटेबल वेरी इजीली। ओके, तो बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, आपको उसके ऊपर लगना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा डेविएट नहीं हो सकते, और ट्रैक से डेविएट नहीं कर सकते। आप बोले कि एंटरप्रेन्योर होने के लिए विजन क्लियर होना चाहिए और कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। और आप एक बात बोले कि बीच में कि कंपनी रूल भी ये सब जानना चाहिए। मैं ये थोड़ा आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कंपनी रूल क्या है, कंपनी कितने टाइप्स का है, थोड़ा बेसिक आइडियाज मिल जाए तो। कंपनीज तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन, कुछ कंपनीज जो गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में, हमारे इंडिया में एम्प्लॉयज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ हद तक है। ओके, इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली भी नहीं है और पूरा इजी भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा मिक्स्ड वाला सीन ले सकते हैं। और कंपनीज मेनली 3 या 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रोपराइटरशिप, जिसे हम लोग मालिकाना कंपनी बताते हैं, कि वो मेरा कंपनी है, मैंने ओपन किया है और वो मेरा ही है। ओके, इसमें कंपनी का नाम आप रख सकते हैं, बट वो किसी और कंपनी के नाम से मैच नहीं होनी चाहिए। जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, ओके, तो उनसे वो मैच नहीं होना चाहिए। आप नाम रख सकते हैं, और आपका जो बैंक मतलब ITR जो फाइल करेंगे, वो सेम ITR फाइल होगा, उसमें कुछ अलग से नहीं होगा। दूसरा होता है आपका पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप में भी 2 तरह के होते हैं, एक लिमिटेड LLP होते हैं, एक नॉन LLP होते हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबल पार्टनरशिप ऐसा कुछ होता है। फिर एक प्राइवेट लिमिटेड होते हैं। ओके, सो प्राइवेट लिमिटेड टाइप के कंपनीज हैं, और एक पब्लिक लिमिटेड होते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को आप पब्लिकली आप कस्टमर यूजर से पैसा लेने लगते हैं, या कहीं से फंड लेने लगते हैं स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करके, तो वो हो जाता है पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड से वो पब्लिक लिमिटेड चला जाता है। अच्छा, ये 4 टाइप के कंपनी आप बताए, किसमें रजिस्टर करना थोड़ा अच्छा रहेगा एक बिजनेस के लिए? यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स ले सकते हैं। पहला फैक्टर्स है, अगर आपके पास फंड है, ओके, इफ यू हैव थोड़ा बहुत फंड है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाइए। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, आपके बिजनेस या फिर आपकी कंपनी को एक्सपेंड करना है, यू कैन गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास प्राइस का प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम है, देन यू शुड गो फॉर प्रोप्राइटरशिप। ओके, LLP वो पार्टनरशिप फर्म है, एंड एक्चुअली आई डू नॉट प्रीफर इट। मैं प्रीफर नहीं करता, बट many businesses are going, lots of businesses are going as an LLP, but it is my personal opinion. Okay, it is my personal opinion कि या LLP होते हैं, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होते हैं, तो वो पार्टनरशिप पे होते हैं कि 2 लोग 3 लोग मिलकर कुछ अमाउंट मिलाते हैं, और उस अमाउंट से कंपनी फॉर्म होती है। कंपनी फॉर्म करके रजिस्टर किया जाता है, एंड उस अमाउंट को बिजनेस पे लगाया जाता है। उसमें जो भी प्रॉफिट होगी, ऑडिटिंग होगी, प्रॉफिट शेयर वगैरह डिवाइड होते हैं, तो इट वर्क्स लाइक दैट।
आपका कंपनी किस कैटेगरी में आता है? हमारा तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, Private limited. एम्बेलिस ड्रीम टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा कंपनी का मेन नेम है, एम्बेलिस ड्रीम टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। और हमारा इसके अंदर 2 ब्रांड रजिस्टर्ड है। एक ब्रांड है inmytrip.com, जिसके बारे में आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक दूसरा ब्रांड है triproyalty.com। triproyalty.com. ये भी हमारा ही ब्रांड है, जो एम्बेलिस ड्रीम टूर्स अंदर के अंदर ही ब्रांड नेम है। और ट्रिप रॉयल्टी को हमने एडवेंचर टूरिज्म के लिए रखा है, अच्छा, फॉर फ्यूचर के लिए। फ्यूचर पर Yeah. अभी तक कुछ नहीं, उस पे अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बट वो हमने रजिस्टर्ड कर रखा है। मे बी अपकमिंग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में हम लोग उसको यूज करेंगे और उसके ऊपर भी काम करेंगे। उसको भी एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे फॉर एडवेंचर टूरिज्म, लाइक पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग। सो उसके ऊपर काम आज का करेंगे। यूथ बहुत इंटरेस्टेड है। यार डेफिनेटली, तो ये सारे काम करना पड़ेगा। आदित्य जी, आपका जो कंपनी है इनमाइंड ट्रिप, जी, वो किसको टारगेट करता है? B2B या B2C या बोथ को टारगेट करता है? ओके। एक्चुअली हमारा जो कंपनी है inmytrip.com, हमारा जो वेबसाइट है वो बोथ को टारगेट करता है। हमारा कंपनी मेनली स्ट्रक्चर है B2B2C। अच्छा, B2B, B2B2C। ओके। ओके, सो वेंडर्स हमारे पास रजिस्टर्स करेंगे, अपने प्रोडक्ट को इनरोल करेंगे, अपने सर्विसेज को इनरोल करेंगे और उधर से कस्टमर्स परचेज करेंगे। अच्छा, बीच में हम लोग वेरीफाइड एंटिटी हम लोग प्रेजेंट रहेंगे और कस्टमर्स का कोई भी इशू रहता है तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, वेंडर्स इनमाइंड ट्रिप में ही क्यों रजिस्टर करेंगे? या सो द थिंग इज लाइक, अभी करंट में अभी तक कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिधर की वेंडर लीड ले सकते हैं, उधर रजिस्टर करके कस्टमर्स उधर इंटरेस्टेड है तो उधर फोन नंबर डालेंगे तो वो वेंडर्स विल गेट द लीड्स, ओके, फॉर कस्टमर फोन नंबर एंड कस्टमर नेम्स एंड एक्सेट्रा। सो बट कस्टमर्स कांट डायरेक्टली बुक द सर्विस। अच्छा, ओके, सो वेंडर्स को चाहिए कि अगर वो मैं एक बार लिस्ट कर दूं, ठीक है, सारा सर्विसेज जो भी है वो सर्विसेज को वेरीफाई हमारी टीम करती है, inmytrip.com की टीम करेगी, इंटरनल टीम। वो अगर सब कुछ सही रहेगा तो उसको हम लोग अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे और यूजर उधर से बुक करेंगे। तो यूजर बुक करेंगे तो यूजर का गारंटी inmytrip लेती है, सर्विसेज की गारंटी। सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद फिर यूजर जो सर्विस उन्होंने लिया है उसके ऊपर वो रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, मैं ये सारे प्रोसेस में जानना चाहूंगी, इनमाइंड ट्रिप रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? inmytrip रेवेन्यू 2 मल्टीपल स्टेजेस पे जनरेट करता है। ओके, तो पहला स्टेज है लाइक कमीशन। ओके, तो हमारा जो कमीशन है वो बहुत कम है, विद इन 10% से भी कम है। ओके, वेंडर से आप लेते हैं कमीशन? हाँ, वे कमीशन लेते हैं ओनली ऑन सक्सेसफुल बुकिंग। अगर कस्टमर्स वेंडर ने हमारे पास इनरोल किया और बट कोई बुकिंग नहीं गिरी, ओके, तो बुकिंग नहीं गिरी तो कोई कमीशन नहीं है, इनरोलमेंट चार्जेस भी कुछ भी नहीं है। ओके, बट अगर बुकिंग गिरेगी तो हमारे वेबसाइट पर बुकिंग होगी तो उसमें से हम लोग कमीशन कुछ लेते हैं जो कि विद इन 10% तक रहता है और फिर रिमेनिंग पे आउट वेंडर्स को जाता है। वेंडर्स मतलब ट्रैवल एजेंट्स को जाता है जो ट्रैवल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्विस लेने के बाद कस्टमर उधर से इजीली रिव्यू और फीडबैक दे सकते हैं। जो रिव्यू और फीडबैक वो देंगे, वो फीडबैक हम लोग यूज करेंगे, इंटरनल टीम यूज करेगी उसको कस्टमर के एक्सपीरियंस को जानने के लिए, और रिव्यू पब्लिकली पोस्ट रहेगा। तो कोई भी कस्टमर अगर फ्यूचर में दूसरे कस्टमर्स अगर परचेस करना चाहते हैं तो उधर पुराने रिव्यूज देख सकते हैं। पुराने रिव्यू देखने के बाद ही वो परचेस करेंगे। ओके, ये आप बोल रहे थे कि कंज्यूमर के लिए कि आके रिव्यूज देखेंगे, अगर कोई रेकमेंड करेगा, अगर कोई जाएगा आपके वेबसाइट में, इनमाइट्रिप के वेबसाइट में, वो कैसे बुक करेगा? क्या प्रोसेस रहेगा एक बुकिंग के लिए? हाँ, तो वो जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, हमारा इंटरफेस बहुत फ्रेंडली नेचर का है। उधर आप साइन इन करेंगे, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम जीमेल के थ्रू डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं या फिर यूजर आईडी बनाकर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो भी पैकेजेस के लिए इंटरेस्टेड है उसमें वो बुक नाउ बटन पे जाकर उधर वो करेंगे और कितने नंबर्स, कौन कौन से कस्टमर है, कस्टमर्स की डिटेल्स डालेंगे, मतलब ट्रेवलर्स की डिटेल्स डालेंगे, फोन नंबर सारा कुछ डालेंगे और पेमेंट करेंगे। उनके बाद उनको एक पीडीएफ टिकट जनरेट होगा जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कौन कौन सा सर्विसेज आपने लिया है। मतलब एक्चुअली वो सर्विसेज सारा कुछ तो वो देख ही लेंगे पहले, बट उसका एक वेरीफाइड
PNR जनरेट होगा और उनको एक टिकट मिलेगा और उनका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। इन माई ट्रिप कितना बजट फ्रेंडली है? लाइक हम जब ट्रैवल करते हैं बजट हाँ। एक मैटर करता है। इन माई ट्रिप कितना बजट? इन माई ट्रिप बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, बिकॉज़ हमारा जो चार्जेस है, जो हम लोग चार्जेस लेते हैं, रेवेन्यू कमीशन लेते हैं, वो कमीशन बहुत कम है। अदर OTAs 20-30% लेते हैं, कुछ OTA 40% तक चार्ज लेते हैं, कुछ मेजर OTAs, क्योंकि ये मार्केट अभी भी मेजर OTAs पे ही चल रहा है। अच्छा। जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं 2-3-4 या 5-6 कंपनीज हैं, वो लोग ही इसको डोमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होता। ठीक है, अगर मैं भूटान की पैकेजेस में लेना चाह रहा हूँ तो मुझे गूगल पे जाकर सर्च करना पड़ेगा कि मैं भूटान के पैकेजेस में कम प्राइस पे मैं भूटान के वेंडर से, भूटान के टूर ऑपरेटर से ही लूँ। ओके, उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। या फिर मैं अगर जो एग्जिस्टिंग मेजर OTAs हैं उनके पास मैं लूंगा तो उनके पास जो कमीशंस रहता है वो कमीशंस वगैरह ऐड होकर, टैक्सेस वगैरह ऐड होकर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं भी हो पाता। सो इन दैट केस हम लोग जो हमारा जो inmytrip.com प्लेटफॉर्म है, इधर वो वेंडर्स डायरेक्ट लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद और हम लोग का जो कमीशन है बहुत कम है, तो इसलिए ओवरऑल प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके, आप बोले कि आपका जो कमीशन है वो 10% के आसपास रहता है, मगर एक जो कंपनी हो या कुछ भी स्टार्टअप हो, उसको सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमको रेवेन्यू चाहिए होता है। इतने में हो जाता है? या एक्चुअली अगर आपको कस्टमर बेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह से बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट है अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट में क्या होता है, उधर मार्जिन ज्यादा रहता है। ठीक है, उसको कुछ सेलेक्टेड लोग ही परचेस कर सकते हैं, उसमें मार्जिन ज्यादा रहता है, बिकॉज वो हाँ जो भी है तो परचेस कर सकते हैं। और दूसरा अफोर्डेबल प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम रहता है बट क्वांटिटी ज्यादा रहता है। ओके, तो क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण, मार्केट बड़ा होने के कारण या क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण उसमें वो अल्टीमेटली प्रॉफिट दोनों प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटीज में सर्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कम प्रॉफिट भी लेंगे तो अल्टीमेटली उतना हो जाएगा, मगर एक रीच बढ़ जाएगा लोगों के हाँ, पास, ज्यादा लोग यूज कर पाएंगे, लोगों के लिए फायदे की चीज रहेगी। ठीक है, और आपका भी ब्रांडिंग हो जाएगा। जी हाँ, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो ब्रांड होता है, बोलते हैं कि इसका ब्रांड हुआ है कि नहीं, वो आप कैसे देखते हैं? ब्रांडिंग मल्टीपल टाइप से लोग करते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज हायर करते हैं, कुछ बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर करते हैं। बहुत तरीके हैं ब्रांडिंग करने के। बहुत सारे एड्स वगैरह चलते हैं, वो भी ब्रांडिंग ही है। तो बट एक्चुअल ब्रांडिंग होता है वो जो आप जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस कितना एफोर्डेबल है, वो वर्ड ऑफ माउथ, जो माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग होता है वो एक्चुअल ब्रांडिंग होती है। ओके, तो एक्चुअल ब्रांडिंग मतलब अगर आपके एक कस्टमर्स ने कोई आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट को यूज किया, ओके, तो अगर उनको अच्छा लगे वो जेन्युइनली अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को वो सजेस्ट करेंगे। ओके, तो सजेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका कस्टमर्स, आपका प्रोडक्ट वगैरह सेल ज्यादा होगा। ओके, उससे बड़ा ब्रांडिंग नहीं हो सकता। हाँ, बट इन द इनिशियल स्टेजेस ये जरूरी है कि आपको एज ए एड चलाना पड़ेगा, एटलीस्ट लोगों को पता चले कि ये दिस थिंग्स एग्जिस्ट, ओके, दिस काइंड ऑफ सर्विसेज एग्जिस्ट, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट। सो ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक स्टार्टअप जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? स्टार्टअप के लिए ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आप वेल स्टेब्लिश्ड हो, आपका ब्रांड अच्छा बन चुका है, लोग जान चुके हैं, तो फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग पे एक्सपेंस करना या फिर ब्रांडिंग पे एक्सपेंस करना इज नॉट मतलब उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। बट एज ए स्टार्टअप यू हैव टू, व्हाट आर द सर्विसेज, आप जो सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विसेज एक्चुअल जो लोग लेने चाहते हैं, एक्चुअल जो आपके कस्टमर्स हैं उन तक कैसे उनको कैसे पता चलेगा, तो उनके ऊपर तो उसको चीज को लेकर के दोबारा ब्रांडिंग होनी चाहिए। आदर्श जी, आप बोले कि आप इन माई ट्रिप जो है उसके वेंडर से आप चार्ज करते हैं, 10% कमीशन लेते हैं, कस्टमर से आप कुछ चार्ज नहीं करते? नहीं,
कस्टमर साइड से हमारा कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं रहता, ना ही कोई प्रोसेसिंग फीस, ना ही कोई कन्वीनियंस चार्ज, ये हमारा कोई चार्जेस नहीं रहता। ओके। ओके, कस्टमर्स जो होते हैं, जो पैकेजेस प्लस जीएसटी, टूर पैकेजेस का जीएसटी भी बहुत कम है, 5% ओनली, तो 5% जीएसटी रहता है टूर पैकेजेस के साथ, तो उतना ही हम लोग चार्ज करते हैं। अभी आपके पास कितने वेंडर्स हैं? ओके, सो एक्चुअली हमारे पास मोर देन 100 वेंडर्स हैं। अच्छा, विद इन रजिस्टर्ड वेंडर्स? नो, नॉट रजिस्टर्ड ऑल, ओके। क्योंकि वो रजिस्टर्ड में उनका सारा डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ता है, सारा कुछ वेरीफाई करना पड़ता है, तो हमारे पास रजिस्टर्ड वेंडर 30 प्लस है। ओके, एंड आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद ही हम लोग उनको रजिस्टर्ड कराते हैं। ओके, तो 100 में से मे बी 70 to 80 वेंडर्स इंडिया के हैं, 20 वेंडर्स अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्रीज के हैं, कुछ वेंडर्स साउथ अफ्रीका तक के भी हैं। अच्छा। साउथ अफ्रीका में, केन्या में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, तो उधर के भी वेंडर्स हैं। तो श्रीलंका के भी श्रीलंका के भी वेंडर्स हैं, श्रीलंका के भी हमसे भी हमारा डायरेक्ट टाई अप है, भूटान से हमारा डायरेक्ट टाई अप है, दुबई के टूर पैकेजेस हमारा डायरेक्ट वेंडर के साथ टाई अप है। तो वेंडर्स मतलब जो डायरेक्ट ट्रैवल एजेंट जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ टाई अप रहता है, तो वो डायरेक्ट सर्विस एट द मिनिमम प्राइस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ओके आदर्श जी, मेरा माइंड पे एक क्वेश्चन आया है कि अभी जो एक एक्सीडेंट हुआ पहलगाम में, अगर मैं बुकिंग की हूँ इन माई ट्रिप के थ्रू पहलगाम को जाने के लिए, अगर ये एक्सीडेंट हो गया तो इन माई ट्रिप कस्टमर के बारे में क्या सोचता है? ओके, सो हमारे जो भी वेंडर्स थे कश्मीर पे, उसमें 3-4 वेंडर्स थे, मतलब अभी भी अच्छा, हैं, वेंडर्स थे, मतलब थे, मतलब मुझे लगा ड्यूरिंग, कस्टमर्स है। नहीं ड्यूरिंग पहलगाम अटैक, अच्छा, ओके, दैट टाइम लाइन पे, जो उस टाइम पे हमारे 3 और 4 वेंडर्स थे, जो कि उनका खुद का होटल था और वो खुद टूर पैकेज वगैरह ऑर्गेनाइज कराते थे, तो उन्होंने तो हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमारे कस्टमर्स के लिए सारा कुछ फैसिलिटी दिया, और उसके नेक्स्ट टाइम पे जो मिनिमम 30 कस्टमर्स ने, हमारे इनमाई ट्रिप के कस्टमर्स ने बुकिंग कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डाली, जिनकी पेमेंट हम लोग रिसीव कर चुके थे। ओके, तो पेमेंट हम लोग भी रिसीव कर चुके थे, उसमें से कुछ पेमेंट हमने वेंडर्स को भी कर चुका था। ओके, तो स्टिल वी प्रीफर द कस्टमर प्रेफरेंस को हमने प्रीफर किया, और उनका मैंने 100% रिफंड प्रोवाइड कराया। आपको वेंडर की तरफ से मिल गया? वेंडर की तरफ से सारे पैसे नहीं मिले, वो उनका भी लॉस हुआ। ओके, सो उनको भी स्टिल दे आर रिकवरिंग फ्रॉम इट, तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो बट स्टिल पहले हम लोगों ने उधर क्लियर किया। वेंडर्स के साथ वो हम लोग फ्यूचर में भी देख सकते हैं, बट कस्टमर्स प्रायोरिटी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, तो इसलिए हम लोगों ने पहले कस्टमर्स को 100% रिफंड किया, और उसका फिर वेंडर्स, कुछ वेंडर्स ने हमारे क्लियर किए ड्यूज, कुछ वेंडर्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो तो अलग अलग वेंडर्स के साथ अलग अलग टर्म्स कंडीशन रहते हैं। बेसिकली इन माई ट्रिप कस्टमर्स को ही डिमांड को ही सुनता है, देखता है, उनका कस्टमर्स की ही प्रायोरिटी रहती है। ओके, और कस्टमर्स को हम लोग स्मूथ सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग द जर्नी, ओके, ड्यूरिंग द टूर पैकेज के आप उस ड्यूरेशन में हैं जहाँ पे आपको कुछ इमरजेंसी हो गई, तो इन दैट केस आप हमारे जो भी आपके हमारे इन माई ट्रिप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, टूर प्लानर हैं, आप वो कस्टमर्स डायरेक्ट कॉल करते हैं, उनसे प्रॉब्लम पूछते, शेयर करते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम अगर वेंडर की तरफ से हुई तो वो डायरेक्ट इन माई ट्रिप के एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं? या क्योंकि वेंडर और टूर एजेंट से उनको सिर्फ सर्विस को लेकर होता है। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस उन्हें अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो नॉर्मल इन माई ट्रिप को ही वो लोग कांटेक्ट करते हैं, और इन माई ट्रिप उनको फुल्ली सपोर्ट करता है, जो भी उनका जो भी एड्रेसेस है, जो भी इश्यूज है, उनको देखा जाता है कि क्या एक्चुअल में वेंडर्स ने क्या पोस्ट किया था, क्या क्या सर्विसेज देने की वादे कर रहे थे, और क्या क्या सर्विसेज उन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स के पास तो रिव्यू का भी ऑप्शन रहता ही है कि वो जो भी रिव्यू डालेंगे तो वो रिव्यू पब्लिकली जाएगा वेंडर के प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे, और वेंडर की प्रोफाइल पे भी वो रिव्यू शो होगा। तो वेंडर्स भी नहीं चाहते, कोई भी टूर एजेंट या टूर ऑपरेटर नहीं चाहता कि मेरे इमेज खराब हो, हाँ ये बने, तो इसीलिए वो अल्टीमेटली वैसा कोई केस नॉर्मली होता नहीं। अच्छा,
अब मुझे अभी और एक क्वेश्चन है कि अब जो नेगेटिव कमेंट्स आता है वो उसको इन माय ट्रिप कैसे लेता है? नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स लाइक नेगेटिव कोई कमेंट्स, वेंडर सर्विस नेगेटिव फीडबैक। नेवर, हाँ सॉरी, ओके नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो नेगेटिव फीडबैक हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव फीडबैक इज रिलेवेंट, कितना रिलेवेंट है करंट सिचुएशन पे, ओके, और उसको कहाँ तक रेक्टिफाई किया जा सकता है फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम वेंडर साइड, फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साइड। ओके, अब मैं मनाली गया घूमने के लिए, तो बट वहाँ पे डे 1 पे मेरे को 2 जगह साइट सीइंग करना था, बट रास्ते में वो हो गया, कुछ लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हो गया। ड्यू टू दैट केस हमारा वो हम लोग नहीं कर पाए। इन दैट केस पे हमारे जो टूर एजेंट्स हैं, जो भी हमारे रजिस्टर्ड रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे मैं ट्राई करूँ। नेक्स्ट डे मैं अगर कस्टमर्स थोड़ा बोलूंगा थोड़ा जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठेंगे या फिर थोड़ा इवनिंग नून के टाइम में वो एडजस्ट करेंगे तो वो करा देते हैं, बट इट इज नॉट इन गारंटी। ओके, वो डिपेंड अपॉन द लोकल सिचुएशन। तो इनवाइटेड देखती है कि वो किधर से वो कर सकती है, क्योंकि कस्टमर प्रायोरिटी इज द मोस्ट प्रायोरिटी। वो कोशिश करता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। अभी क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इन माय ट्रिप को? ओके, सो अभी हम लोग मार्केट कैप्चर को लेकर डिस्कशन चल रहा है हमारा, मार्केट ब्रांडिंग, मार्केट कैप्चरिंग, और हमारा अभी मेन फोकस ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर को इनरोल कराने में है, और हमें थोड़ा यूआई और यूआई यूएक्स पे भी काम करना है, मतलब यूजर इंटरफेस और यूएक्स पे भी काम करना है। हम लोग वो कर चुके हैं, बेयर मिनिमम से ज़्यादा है, बट वी हैव टू मेक इट लाइक ऑप्टिमम। तो उसके लिए भी हमारी टेक टीम काम कर रही है और वो चल रहा है। अच्छा, अगर आप 10 साल बाद इन माय ट्रिप को कहाँ देखना चाहते हैं? हाँ, 10 साल लॉन्ग टर्म विजन क्या है? या विद इन 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक, तो 3 to 4 ईयर्स में हम लोग देखना चाहते हैं कि मे बी मोर देन इंडिया के मैक्सिमम जितने भी स्टेट्स के जितने भी डेस्टिनेशंस हैं उनके सारे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के वेंडर्स हमारे पास इनरोल रहेंगे, और वो लोग अपना सर्विसेज लिस्ट करेंगे, और मे बी every day like more than 2000 3000 of bookings we can achieve, ऐसा हम लोग सोच कर रखे हैं, और इसी टारगेट से हम लोग इसी चीज को गोल सेट करके हम लोग आगे काम कर रहे हैं। ओके, बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, आप जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, विजन ओनली की, और विजन क्लियर रखना पड़ेगा। हाँ, मेन विजन क्लियर रखना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बीच में थोड़े बहुत डेविएशंस आएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं विजन पे, थोड़े बहुत, बट अल्टीमेटली इट शुड बी क्लियर टू यू, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। आइदर यू हैव टू इनहेंस योर स्किल और यू हैव टू इनहेंस द टीम स्किल। ओके, सो एक विजन होता है, एक कंसिस्टेंसी, ये दो कोर वैल्यूज हैं, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे वो नॉट ओनली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बी इट एवरीवन। एक विजन रखना है, तो लाइफ को बढ़ने के लिए गोल और विजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना तो फिर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इस पर माय पर्सपेक्टिव, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं अगर ये नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे को 3 साल बाद मैं कहाँ पे हूँ, तो फिर वो कोई मीनिंग नहीं है कि मैं आज भी वही हूँ, मैं 3 साल बाद भी अगर उसी स्टेज पे हूँ, तो फिर मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं लगता, मीनिंगलेस लाइफ हो जाएगा अगर कोई पर्पस ही नहीं है। और कांस्टेंट लर्निंग भी रखना चाहिए, नॉलेज जिधर से मिल रहा है उधर से गेन करना चाहिए, तो जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो नॉलेज के ऊपर काम करना चाहिए, चाहे वो नॉलेज कभी भी, हमेशा नॉलेज वर्थ होता है, ठीक है। अब वो नॉलेज अगर हमारा गोल और एम से सिमिलर है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो हमारा जो भी गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, तो ये चीज है। ओके, और एक छोटा सा रैपिड फायर है, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। 1 app you can't live without, like calendar, Google Calendar. a book that changed your mindset, 0 to 1 by Peter Thiel. best advice you ever got, Best advice,
Yeah, like grows work hard and grow slow. How do you deal with stress? Listening to music. Okay, Okay. so I prefer listening to music. और एक लास्ट में और एक क्वेश्चन पूछूंगी हाँ कि जो यंगस्टर से ज्यादा यंगस्टर से हैं हाँ उनका क्या हैबिट होना चाहिए एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू हाँ। करने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या डेली हैबिट्स होना चाहिए? ये डेली रूटीन डिसिप्लिन के साथ मेंटेन होनी चाहिए, ये मैं प्रीफर करूँगा। डेली रूटीन तो नॉर्मली सारे लोग डेली रूटीन फॉलो करते हैं, हाँ। ओके, बट वो उस डेली रूटीन को अपने गोल के साथ मैच कराने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पर्पसफुल डे होना चाहिए कि एक डे का एक पर्पस होना हाँ, चाहिए, एवरी डे का एक पर्पस होना चाहिए, और वो ड्यूरेशन, कोई भी ड्यूरेशन के बीच नॉलेज का इंक्रीमेंट होना चाहिए। होना चाहिए। लाइक बाय द एंड ऑफ द डे आपको लगना चाहिए मैं कुछ सीखा हूँ, मेरा कुछ ग्रोथ हुआ या है। डेफिनेटली, अगर मैं पॉडकास्ट पे भी मैं बैठा हूँ आपके साथ, तो डेफिनेटली आई शुड नो दैट हाँ, दिस थिंग्स आई गेट टू नो। और ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो तो इट इनहेंस्ड, ओके, इट इनहेंस्ड माय थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, और वो आपकी पर्सपेक्टिव भी क्लियर हुई, तो ये सो इट वर्क वेरी वेल। सो पॉडकास्ट भी जरूरी था। ओके आदर्श जी, थैंक Thank यू you. सो मच। थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल के आए, इतने बढ़िया बढ़िया बात किए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।